आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसमें उपस्थित सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में कौन कौन से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मेसोसोम्स होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। आज हम थोड़ा फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे और ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताए थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं, जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनमें टिकोइक एसिड की जो है पट्टियाँ होती हैं बीच में। ग्राम नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि इनमें बाहर से लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की लेयर होती है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की एक ही लेयर पाई जाती है। ठीक, आज हम फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्लैजिला जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, फ्लैजिला की लंबाई बैक्टीरिया की लंबाई से ज़्यादा होती है। तो फ्लैजिला के आधार पर हम जीवाणु को दो भागों में बांटते हैं, ट्राइकस और एट्राइकस। ठीक है, एट्राइकस क्या होता है? जिनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। ट्राइकस कौन होते हैं? जिनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, और एट्राइकस जिनमें फ्लैजिला उपस्थित नहीं होते हैं। तो हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब फ्लैजिला की उपस्थिति किस प्रकार से होती है? देखिए, ये बैक्टीरिया, इसका एक फ्लैजिला इसमें अगर लगा हुआ है तो इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। इसके दोनों एंड पे अगर फ्लैजिला है तो एम्फीट्राइकस। इसके एक ही सिरे पर बहुत सारे फ्लैजिला आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सिफेलोट्राइकस। इसके दोनों एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला है तो लोफोट्राइकस। और इसके चारों तरफ अगर फ्लैजिला है तो पेरीट्राइकस, इसको हम कह देते हैं। ठीक है, अब फ्लैजिला एक बहुवचन है, इसका सिंगुलर है फ्लैजिलम। तो ये 3 भागों से बना होता है। कौन कौन से भाग हैं? देखिए, 3 भाग हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है, ये मैंने बनाया है, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, ये जो है कोशिका झिल्ली है। ठीक है, बताया था ना आपको, कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति होती है और उसके बाहर आपका क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। तो ये कोशिका झिल्ली से निकलता है और इसमें देखिए ये रिंग होती है। पहले हम बेसल बॉडी की बात कर रहे हैं। बेसल बॉडी में इस प्रकार से रिंग होती हैं, 2 रिंग मैंने बनाई है। ग्राम नेगेटिव में 2 रिंग होती हैं और ग्राम पॉजिटिव में 4 रिंग होती है। ठीक है, इन 2 रिंग के बीच में ये जो को जोड़ रही है, इसे रॉड हम कह देते हैं। क्लियर हो गया? तो बेसल बॉडी में क्या, किस चीज़ से बना है? रिंग और रॉड से मिलकर ये बना है। उसके बाद ये जब कोशिका भित्ति से बाहर निकलता है या ग्लाइकोकैलिक्स से बाहर निकलता है तो ये हुक कहलाता है। थोड़ा चौड़ा पार्ट है, ये हुक कहलाता है। हुक जो ये फिलामेंट, ये लास्ट भाग है फिलामेंट, तंतु। तंतु को जोड़ने का काम करता है आपके बेसल बॉडी से हुक। ठीक है, अब ये तंतु जो फिलामेंट जो है तंतु, ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो ये तंतु किससे बना है? ठीक है, तंतु जो है ये एक नॉर्मल ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है, जो गोल प्रोटीन्स होती हैं उनसे ये बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट्स में जो तंतु बना होता है वो किससे बना है, उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट है। तो आपको इसमें किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं बताना है, आपको ये केवल एक ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी हुई संरचना है। ठीक है, अब ग्राम स्टेनिंग क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राम स्टेनिंग के आधार पर ही बैक्टीरिया 2 भागों में बांटे गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो देखिए, ग्राम स्टेन को विकसित किया था आपका हाइन क्रिश्चियन ग्राम ने, और ग्राम उनके नाम पर ही इसको ग्राम बैक्टीरिया कहा गया। ग्राम पॉजिटिव, या इसको हिंदी में ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, तो ग्राम धनात्मक वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने ग्राम द्वारा विकसित किए गए इस कलर को ले लिया। ठीक है, अब ग्राम स्टेनिंग की मेथड क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इतना तो मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि ग्राम पॉजिटिव कौन होते हैं, जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और ग्राम नेगेटिव कौन होते हैं, जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की केवल एक लेयर होती है और वो भी लाइपोपॉलीसेकेराइड से घिरी होती है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊँगी स्टेनिंग की विधि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेन करने से पहले जो बहुत सारे बैक्टीरिया हमने लिए, उन्होंने लिए थे, उस समय उन्हें पता नहीं था कि कौन स्टेन लेगा नहीं लेगा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने इसको स्लाइड में फिक्स करना चाहा। ठीक है, फिक्स मतलब ताकि वो उसको धोएं भी तो बह ना जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि वो बार बार इनको
धोएंगे तो धोते समय ये ना हो कि ये क्या हो जाए, वॉश हो जाए, धुल जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि इसको पहले हीट फिक्स किया। हीट फिक्स करा मतलब स्लाइड में लिया और स्लाइड को गर्म किया, तो कुछ बैक्टीरिया उस दौरान मरे भी, लेकिन कुछ क्या हुए, फिक्स हो गए। जो फिक्स हो गए तो वो वहीं रहे। ठीक, उसके बाद इन्होंने आगे क्या प्रोसेस करी उसको मैं आपको बताती हूँ। देखो, इन्होंने जब इसे हीट फिक्स कर दिया था, उसके बाद इन्होंने, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ठीक है, और इससे मैं आपको समझा रही हूँ कौन कौन सी डाई इन्होंने यूज़ करी। सबसे पहले इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ किया, फिर इन्होंने आयोडीन यूज़ करा, ठीक है, फिर इन्होंने अल्कोहल या एसीटोन यूज़ किया, और फिर सैफरन इन्होंने यूज़ किया। अब इनके अलग अलग कार्य थे। जो क्रिस्टल वॉयलेट था वो प्राथमिक डाई था, प्राइमरी डाई। आयोडीन ट्रैपिंग एजेंट था। अल्कोहल एसीटोन डिकलराइजर था, और सैफरन काउंटर स्टेन था। अब क्या होता है इसे समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, जब सबसे पहले इन्होंने जो ये स्लाइड में फिक्स किया था, इसमें इन्होंने डाला क्रिस्टल वॉयलेट। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या डाला इसमें, क्रिस्टल वॉयलेट डाला। किसे, जो स्लाइड में इन्होंने हीट फिक्स करके बैक्टीरिया रखे थे। तो कुछ इसमें सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो गए, ठीक है, बैंगनी रंग के हो गए। ठीक है, अब इन्होंने इसको फिर पानी से धोया। इन बैक्टीरिया को इन्होंने पानी से धोया। ठीक है, पानी से धोने के बाद अब इन्होंने ट्रेपिंग एजेंट डाला। ट्रेपिंग एजेंट क्या होता है, जो ये जो वायलेट कलर था इसको अंदर तक जो लेके जाए, ट्रैप करके रखे, पकड़ के रखे। ठीक है, तो ट्रैपिंग एजेंट था आयोडीन। आयोडीन डालने के बाद इन्होंने इसमें आयोडीन डाला। ठीक है, और इस आयोडीन में इसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रखा, और फिर इसको वॉश किया, फिर धोया। ठीक है, धोने के बाद क्या हुआ, ये सारे बैक्टीरिया फिर भी क्या रहे, पर्पल रहे। सारे बैक्टीरिया क्या रहे, पर्पल रहे। ठीक है, आयोडीन डाला, फिर वॉश करा वाटर से, बैक्टीरिया पर्पल रहे। फिर इन्होंने डीकलराइजेशन के लिए मतलब एसीटोन या अल्कोहल डाला, तब देखा क्या होता है। तो इन्होंने देखा कि अल्कोहल डालने के बाद कुछ बैक्टीरिया तो पर्पल रहे और कुछ कलरलेस हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात। पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला, सारे पर्पल आए, फिर वॉश करा इनको पानी से। वॉश करने के बाद आयोडीन डाला। आयोडीन डालने के बाद भी ये पर्पल आए, फिर इनको वॉश किया वाटर से। वॉश करने के बाद अब जो हमें मिला उसमें फिर क्या करा इन्होंने, अल्कोहल या एसीटोन डाला। ठीक है, जो डीकलराइजर था, कलर उड़ाने वाला। देखिए, कलर उड़ाने वाला आपने देखा होगा, जो आप नेल पेंट रिमूवर यूज़ करते हो वो एसीटोन होता है। ठीक है, तो आपके नेल कलर को, नेल पेंट को निकाल देता है, नेल पेंट को रिमूव कर देता है। तो ऐसे कलराइजर इन्होंने डाला। डालने के बाद जो कुछ बैक्टीरिया तो का कलर तो निकल गया, लेकिन कुछ का कलर फिर भी नहीं निकला, वो फिर भी पर्पल रहा। इसका कारण क्या था कि वो कलर अंदर किसी किसी परत से केमिकली बॉन्ड हो चुका था, बंध चुका था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ अभी बताते हैं। उसके बाद इन्होंने काउंटर स्टेन किया, और एसीटोन से डालने के बाद अब इन्होंने इसमें फिर सैफरनिन डाला। सैफरनिन भी एक स्टेन है। तो सैफरनिन डालने के बाद क्या हुआ कि जो पर्पल थे वो पर्पल ही रहे, क्योंकि सैफरनिन के कारण जो है पिंक कलर आता है। ठीक है, पिंक कलर आता है सैफरनिन के बाद। तो सैफरनिन डालने के बाद जो पर्पल थे, जो कि एसीटोन डालने के बाद भी पर्पल ही रहे। आप ये समझिए, नेल पेंट रिमूवर की तरह केमिकल डालने के बाद भी वो नहीं निकला, वो पर्पल ही रहे। उन्होंने सैफरनिन का पिंक कलर नहीं लिया, वो एज इट इज़ पर्पल ही रहे। लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया थे उन्होंने फिर पिंक कलर ले लिया। समझ में आए आपको बात। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की एक मोटी लेयर होती है, और ये मोटी लेयर मेन इसमें कॉजिटिव एजेंट जो है पेप्टिडोग्लाइकन है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन इस कलर को ले लेता है। ठीक है, और उस कलर को एसीटोन भी नहीं निकाल पाता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर एक परत थी, तो वो कलर पेप्टिडोग्लाइकन तक नहीं पहुंच पाया, केवल ऊपरी सतह पे रहा, और जैसे ही हमने एसीटोन डाला वो निकल गया। अगर आपके नेल पेंट का कलर आपके नेल्स के अंदर तक चला जाए, अंदर तक मतलब अंदर जो आपका पूरा नेल का अंदर की जो गिट्टियाँ हैं, तो आप उसको नहीं निकाल सकते हो।
ठीक है, लेकिन ये ऊपरी परत पे होता है कि निकल जाता है। ऐसी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, उनका जो पर्पल कलर था वो ऊपरी परत पे था और वो आराम से निकल गया क्योंकि उसने कोई केमिकल बॉन्डिंग वहाँ नहीं बनाई थी, जबकि ग्राम पॉजिटिव में वो अंदर तक जुड़ चुका था ट्रेपिंग एजेंट के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ ये आप समझ गए होंगे कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत ज़्यादा परत थी, पेप्टिडोग्लाइकन ने वो कलर ले लिया था। ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की बाहर एक परत थी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की, जिसके कारण वो इस कलर को नहीं ले पाया, अतः बैक्टीरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसको आप चाहे तो अपने तरीके से लिख सकते हैं, मेरा वीडियो आप देखिए, उसको सुनिए, अपने तरीके से लिखिए। मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया है ताकि आप समझे ये प्राइमरी डाई थी, ये ट्रैपिंग एजेंट है, ये डीकलराइज़र है। डीकलराइज़र यानी जो कलर्स को उतार दे, उसके बाद दोबारा एक स्टेन डाली सैफरन ने। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेन हमने यूज़ करी, क्रिस्टल वायलेट और सैफरिन। तो फिर और आयोडीन क्या है, ट्रैपिंग एजेंट है। ये मैंने इसलिए इस तरीके से आपको बताया है। आप मेरे बोले हुए के तरीके से भी इसको लिख सकते हो, या बुक में आपको दूसरे तरीके से मिलता है तो उस तरीके से आप नोट्स बनाइए। जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसा करिए। ये एक समझाने का आपको तरीका था। आज मैं इतना ही बताऊंगी, कल मैं बैक्टीरिया में और आगे थोड़ा जितना बचा हुआ हूँ उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।